फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 5वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। एंगेजमेंट महाजन पैलेस में रखी गई थी, इसलिए आद्या और दक्षा ने वहीं से तैयार होने का सोचा था। और जब दोनों ने वाणी को बताया तो उसने भी हल्के से हामी भर दी। शाम का वक्त पूरा पैलेस टिमटिमाती लड़ियों से सजा था। मोगरे और गुलाब की पंखुड़ियां वाकई शानदार लग रही थी। सामने बड़ा सा स्टेज था जहां व्हाइट और लाइट पिंक कलर का मखमली सोफा था और उसके ठीक पीछे सफेद गोले सजे हुए थे जो दूर से देखने पर एकदम हॉट शेप के मालूम पड़ रहे थे। बाहर बगीचे में फोटोशूट के लिए सारी तैयारी थी। वानी के मम्मी पापा साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वहीं रश्मि जी सिंपल सी साड़ी में सादगी की मूरत लग रही थी। इधर त्रिनेश भी सूट बूट में खुद को किसी हीरो से कम नहीं आंक रहा था। पर रौनक त्रिनेश के चलते बिजनेस वाले लुक में नहीं, बल्कि उस रूप में था जिसमें उसकी पहचान महाजन के बीच थी। इधर रूम में आद्या और दक्षा साथ में तैयार हुई थी। दोनों तैयार कम आपस में डिस्कशन ज्यादा कर रही थी। दोनों ने अपने लुक को फाइनल टच दिया और फिर एक दूसरे को देखा। दक्षा ने ब्लू पटियाला के साथ बालों को खुला छोड़ रखा था, वहीं आद्या ने गाजरी कलर की फ्रिल साड़ी पहनी थी। दोनों ने ही अपने लुक को बड़े अच्छे से कैरी किया हुआ था। वाह दक्षा दी, आज आप पंजाबी पटाखा लग रहे हो, कहते हुए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और ढेरों पिक्स क्लिक की। तुम भी, मतलब हम सोचे भी नहीं थे कि तुम साड़ी में इतनी प्यारी लगोगी, दक्षा ने कहा। दोनों नीचे आई तो दक्षा एक ओर चली गई, वहीं आद्या अपने होठ आपस में दबाए मुआयना करती हुई चली जा रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। ओह सॉरी मां जी, आद्या जल्दी से बोली तो मानस मुस्कुराते हुए बोला, बहुत प्यारी लग रही हो आज, कहते हुए उसने एक लट आद्या के बालों से निकाल दी जो अब चेहरे पर राज करने को राजी थी। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, आद्या बोली और जल्दी से उसके सेट किए गए बालों को बिगाड़ दिया। फिर उसके कान के पास जाकर तेजी से बोली, रक्ता चुस मानस, और भाग गई। मानस ने बाल सही किया और खुद से बड़बड़ाया, कभी नहीं सुधरेगी, पर जैसी भी हो मेरी आद्या है। मानस ने व्हाइट और ऑरेंज मिक्स शर्ट पहना था जिसमें वो काफी स्मार्ट लग रहा था। वानी खुद से तैयार हुई थी क्योंकि उसे न ज्यादा मेकअप पसंद था, ना ही कोई खास इंटरेस्ट था। पिंक कलर का ब्लाउज, उसके ऊपर फ्लोरल ग्रीन मिक्स लहंगा और पिंक नेट की चुनरी उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। बहुत ही लाइट मेकअप में वो सबसे अलग दिख रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई थी कि पीछे से उसको दरवाजा खुलने की आवाज आई। वानी ने देखा आद्या और दशा उसे ही देख रही है तो उसने एक प्यारी सी स्माइल पास की। अरे दीदू, ये स्माइल वीर भाई के लिए बचा के रखो, पक्का आज तो वो गए, आद्या ने कहा तो दचा उसके पास आती हुई बोली, हाय वानी, आज तो तू बवाल लग रही है कसम से। तो तुम दोनों भी कहाँ कम लग रही हो, और मुझे पता है वीर के बाद कोई दो और भी है जिनका बुरा हाल हो जाएगा या हो चुका होगा, नहीं? आद्या तो इधर उधर देखने लगी मगर दक्षा फटाक से बोली, हाय किनका? पगली, अभी अनजान हूँ, वानी दांत चमकाती हुई बोली और फिर आद्या के साथ हंसने लगी। वहीं दशा छोटा सा मुंह लिए कभी वानी को देखती तो कभी आद्या को। तभी पीछे से सृष्टि जी और रश्मि जी आई और तीनों को एक साथ देखकर साथ गले लगा लिया। अभी कुछ पल हुए भी नहीं होंगे कि त्रिनेश की आवाज सबको सुनाई दी, अरे वाह, फैमिली टाइम, और सब कितने अच्छे लग रहे हो। वानी के भाव अचानक ही बदल गए। वहीं त्रिनेश उसके पास आया और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला, वानी बेटा, किसी की नजर न लगे आपको। वानी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। तो रश्मि जी सबको देखते हुए बोली, यही रहना है क्या सबको, नीचे जाना नहीं है? वानी सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी, साथ ही सबकी नजरें भी उस वक्त उसी पे टिकी हुई थी। उसके साथ आत्या और दक्षा भी चल रहे थे। अचानक से किसी का हाथ उसके आगे आ गया। उसने अपनी नजरें उठाई तो हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। वो वीर ही था। वानी ने अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया तो वीर उसको देखते ही बोला, मैं तुम्हारे लिए शायद ज्यादा स्पेशल ना कर पाऊं,
लेकिन तुम्हारी जिंदगी में खुशियां जरूर भर दूंगा। अगले ही पल दोनों आगे बढ़ने लगे और वहां मौजूद सबकी आंखें बस उन्हीं पर थी। आज वीर ने हल्की बैगनी रंग के कुर्ता पजामा पहन रखा था। बाल हमेशा की तरह माथे पे बिखरे उसको और हॉट हैंडसम बना रहे थे। ये तो अच्छा था कि यहाँ उसके फैंस नहीं थे, नहीं तो शायद उसकी एंगेजमेंट हो ही नहीं पाती। कुछ देर की बातों के बाद रश्मि जी स्टेज पर आई और माइक हाथ में लेकर बोली, गुड इवनिंग आल ऑफ। सो जैसा आप सभी को पता है आज है क्या, तो जल्दी से तालियों से वेलकम कीजिए आज के प्यारे कपल वीर वानी का। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा था। एक साइड से दछा तो दूसरी ओर से आद्या अंगूठी लाई। पहले वीर ने अंगूठी पहनाई, तब वानी के चेहरे पे मुस्कान थी, मगर अगले ही सेकेंड वो गायब हो गई। वीर ने उसको नजरों का पीछा किया तो पाया वो त्रिनेश की ओर देख रही थी, पर वीर को कुछ समझ नहीं आया। इस बार वानी ने वीर को अंगूठी पहनाई तो वीर धीमे से बोला, तुम्हारी नजरें मुझ पे रहनी चाहिए, समझी? और तुम मुझे चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को पूरी शिद्दत से चाहता हूँ। वीर के बोल सुनते ही वानी खुद को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाई। इधर त्रिनेश कुर्सी पर बैठा सब देख रहा था। बाप रे, इनका फैमिली ड्रामा, साले बात बात पे गले लग जाते हैं। और ये उल्लू लड़की, इसको लगता है ये शादी करेगी तो सबको बचा लेगी। इतनी सी है त्रिनेश से उलझने आ गई, उसी चूतिया भाई की बहन जो है। उस वक्त हाथ आ जाती तो कीड़े जैसे मसल के रख देता, मगर काम तो अब यही आएगी। दिनेश बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। इधर रौनक बेचारा सबके बीच दक्षा के साथ रह भी नहीं सकता था, इसलिए दूर से उसे देखकर अपनी आंखों को तसल्ली दे रहा था। अचानक किसी के पीछे हाथ रखे जाने की वजह से वो एकदम से चौंक गया। क्या हुआ नंदा जी? दक्षा को मैं बुला दूं? हाँ, वानी एकदम सीरियस होकर बोली। अरे मिस रॉय, अब मिस विस कुछ नहीं, बहन हूं मैं आपकी, तो वानी ही बुलाओ। वानी ने इस्माइल लाकर कहा। लेकिन भाई, वानी ने एक आस बस इतना ही कहा और चुप हो गई। कांग्रेस वानी, वीर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो और अपने मकसद में भी कामयाब हो, रौनक ने बड़े प्यार से कहा। और आप भी मेरी त्वचा का ख्याल रखो, वानी शरारती मुस्कान लेकर बोली और उसको ऊपर के किसी कमरे में जाने को कहा। वो नहीं गया तो सबकी नजरों से बचाते हुए उसे ऊपर धकेलाई। फिर वो दशा के पास गई और उसको भी किसी बहाने से ऊपर भेज दिया। वीर मजे से खाना एंजॉय कर रहा था। तभी उसके पास मानस आया और बोला, और ब्रो, ज्यादा ही खुशी में खाना ठूसे ले रहे हो? तुझे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मेरी इकलौती दोस्त से ब्याह रचा रहे हो और मैं कुछ भी ना बोलूं? ये तो बिल्कुल गलत है बात है। मानस भी एक प्लेट निकालते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही असर नहीं हो रहा है आदू का तेरे ऊपर? और कभी मेरी भी साइड ले लिया कर, बेटा दोस्त तो मेरा भी है। वीर उसको घूरते हुए बोला। आद्या का नाम सुनते ही मानस ने तुरंत अपनी प्लेट छोड़ दी और फटाक से बोला, तुझे भी पता है क्या? उसकी इस बात पे वीर ने अपने दांत बाहर निकाले और कहा, ब्रो, माँ भी जा चुकी है, तो बोले तो तेरे डैड से बोलो। अरे भाई, तो धीरे बोलना, पहले खुद तो शादी कर। वैसे आद्या को इतना चमक वमक नहीं पसंद, मतलब इतना तो जानता हूँ, वो जब भी हाँ बोलेगी उसको बहुत ही सिंपल तरीका चाहिए होगा शादी के लिए। मानस ने खुद में ही खोए हुए कहा तो वीर उसको हल्की सी टक्कर मारती बोला, आय हाय, छोरा बिगड़ रहा है, देख आ रही है आदू इसी ओर। मैं तो चला अपनी खड़ूस राय के पास और झट से भाग गया। कुछ देर बाद सब स्टेज पे थे बाकी की रस्मों के लिए। तभी त्रिनेश सबके बीच आया और बोला, अब बानी बिटिया और वीर की जब सगाई हो गई है तो शादी में हर्ज कैसा? इसलिए वो देखी पंडित जी भी आ गए। कोई कुछ बोलता उससे पहले रश्मि जी बोली, लेकिन त्रिनेश इतनी जल्दी क्या है, अभी तो। ए बुढ़िया, चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती? मन तो कर रहा है सर दीवार में फोड़ दूं इसका। त्रिनेश मन ही मन बोला, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाभी माँ, शुभ कामों में देरी नहीं करते, बल्कि जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। पंडित जी, आप निकालिए तारीख। परसों की तारीख शुभ और उसका अगला दिन भी, इन 2 दिनों में शादी करना बड़ा ही नेक माना जाता है, पंडित जी बोले। अब सब खुश तो थे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था इतनी जल्दी सब कैसे होगा। मुझे अगर ये ढोंग नहीं करना होता
और अगर यहाँ से वापस लंदन ना जाना होता तो सालों को यहीं गाड़ देता। अकल बेच के आए हैं साले सब। तिर्रेस ने गहरी आह भरी और बोला, अरे क्यों टेंशन करते हो आप सब, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। आप लोग बातें करो, जरा मैं पंडित जी को छोड़ाऊं। कुछ सेकंड बाद जब दोनों बाहर आए तो पंडित ललचाई नजरों से बोले, आ साहब जी, वो माल आगे जा रहे रास्ते में मिल जाएगा, पक्का ना? पंडित जी ने खीसी निपोड़ी। इस बार कुछ बोला तो ठोक दूंगा सीधे। तिर्नेस के गुस्से को देख पंडित सीधा भाग गए। तिर्नेस ने किसी को कॉल किया और अपनी भारी आवाज में बोला, निकल चुका है वो, ऐसा मारो उसका थोबड़ा पहचानने में ना आए। साला बड़ा माल माल कर रहा था। तिर्नेस ने कॉल कट की और सबके बीच आ गया। दोनों की एंगेजमेंट बड़ी ही अच्छे तरीके से हो रही थी और शादी की डेट 2 दिन बाद की थी, जिसमें सारी रस्में होनी थी। वानी ने भी डिसाइड किया कि आज वो ऑफिस हो आएगी, फिर तो उसकी शादी तक का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। वानी ऑर्नामेंट्स एम्पायर। वानी रिसेप्शनिस्ट के पास से गुजरी तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे मॉर्निंग विश किया। बदले में वानी ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसका रिप्लाई दिया। ये सपना था क्या? इतना पोलाइट बिहेवियर। रिसेप्शनिस्ट मुंह खोले जाती वहीं वानी को देखती रही। आगे जब वानी अपने एम्प्लॉयज के पास पहुंची तब उसने सबको विश किया, फिर अपने केबिन की ओर गई। आज भी वो सबसे पहले उस तस्वीर के आगे खड़ी हो गई जिसमें उसके मम्मी पापा, दर्श, दचा और वो खुद थी। उसकी दुनिया पहले इन्हीं तक सीमित थी, पर अब उसने कुछ और सोच लिया था। सृष्टि जी प्रवीर जी के साथ वानी के ऑफिस का वीडियो देख रही थी और इसलिए दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। वीर के साथ शादी का फैसला बहुत सही लिया है वानी ने, और अगर वो ना भी लेती तो मैं खुद जाके उससे इस रिश्ते के लिए कहने वाली थी। सृष्टि जी ने लैपटॉप में नजरें गड़ाए कहा, हाँ, और उसके अंदर बदलाव की वजह भी वीर ही है। लेकिन दक्षा, दर्श के जाने के बाद दक्षा भी अब खुश रहने लगी है। उसको जिंदगी ने एक दूसरा मौका दिया है जिसको वो अच्छे तरीके से लाएगी। देखना आप। सृष्टि जी प्रवीण जी की बात काटते हुए बोली। शाम को दोनों की हल्दी थी, फिर अगले दिन मेहंदी और संगीत, और ये सारी रस्में राय विला में थी। फिर शादी गेस्ट हाउस में। शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई थी, जिस वजह से मीडिया की सुर्खियों में वीर वानी छाए हुए थे। सभी लोग राय विला में थे, दोनों फैमिलीज की जान पहचान और कुछ परिवार वाले भी शामिल थे। वहाँ की सजावट जितनी सिंपल उतनी ही अट्रैक्टिव थी। पीले पर्दे से सजा हुआ सोफा और उसके इर्द गिर्द सूरजमुखी के फूल वाइफ्स को खुशनुमा बना रहे थे। हल्दी थी तो सबका ड्रेस कोड भी येलो ही होना था, पर पानी ने डार्क पिंक लॉन्ग फ्रॉक कैरी की थी, साथ में बालों को एक साइड करके कर्ल करा था। वहीं वीर ने सफेद कुर्ता पजामा जिसकी स्लीव्स को उसने फोल्ड करा। दोनों एक दूसरे के बगल में आकर बैठे, लेकिन पानी की नजरें आज वीर पर से हटने को तैयार ही नहीं थी। अब वो लगी इतना डैशिंग लग रहा था। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। आद्या ने हल्दी के जरिए वीर से बदला ही लिया। फिर भी हंस हंस के सबसे हल्दी लगवा रहा था। वानी की नजर जब उस पर पड़ी तो बिना पलक झपकाए बस देखती रही। शायद बहुत दिनों बाद देख रही थी वो वीर को ऐसे। यहाँ मत देखो, शादी के बाद सिर्फ देखना ही देखना है। वीर बिना उसकी ओर देखे बोला तो उसने झट से अपनी मुंडी दूसरी ओर कर ली। पर एक बात थी, वानी की गोरी रंगत पे हल्दी का पीला रंग खिल जबरदस्त रहा था। इधर दक्षा और रौनक दोनों की बारी साथ में आई। पहले तो दोनों ने एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हल्दी लगाने के लिए कटोरे में हाथ डाला तो दोनों के ही हाथ एक दूसरे से मिल गए। रौनक ने चुपके से अपना हाथ दक्षा के हाथ में मिला दिया, जिसे वानी ने देख लिया था। हल्दी की रस्म तो मेरी है, वानी ने बड़ी मासूमी से कहा तो रौनक ने घूर कर वानी को देखा। बदले में वानी ने अपने दांत चमका दिए। ऐसे ही हंसते खेलते हल्दी की रस्म पूरी हुई। अगले दिन मेहंदी थी और वो सृष्टि जी के कहने पर अंदर हॉल में रखी गई थी। लड़कों को पूरी छूट दी गई थी घूमने फिरने की, मगर वीर ने साफ साफ इनकार कर दिया था जाने से। और जब वीर ही नहीं गया तो मानस का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर रौनक तो वैसे भी नॉर्मल लड़के के फेस में था। बानी आई तो हरे रंग के शरीर में, मगर मेहंदी को देख के ही दूर हो गई। परवीर जी उसके पास आए और बोले, बेटा आज आपको लगवाना ही पड़ेगा, और जब सूखेगी तब बहुत प्यारी लगोगी। लेकिन पापा, क्या हुआ अंकल, कोई एलर्जी है क्या वानी को? वीर तुरंत बोला, एलर्जी तो कोई नहीं है, पर उसे महक बिल्कुल नहीं पसंद है। बाकी लड़कियों को देखो, मेहंदी का नाम सुनते ही कूद पड़ेंगी, और एक ये है। सिलसी की बात सुनकर
वीर वानी के पास पहुंचा और बोला, ठीक है, मत लगवाओ, मगर बाद में जो मुझे तुम्हारे हाथ में अपना नाम ढूंढना पड़ता वो तो होने से रहा। तो ना तुम जीतोगे और ना मैं हार पाऊंगा। शायद मैं जीत जाता। वानी एक पल को सोची, फिर तुरंत आकर सबके बीच बैठ गई और मासूमियत से बोली, आप ऐसी जगह नाम छुपाना कोई ढूंढ ही ना पाए। उसकी बात सुन सब हंस पड़े। वहीं वीर उसके ही बड़े प्यार से निहारे जा रहा था। इधर दशा को मेहंदी इतनी पसंद थी कि लग ही नहीं रहा था दुल्हन वो है या वानी, पर हाथ तो उसके भरे थे मेहंदी से। रौनक चुपके चुपके उसी को देखे जा रहा था। तिरनेश इन सब रस्मों में नहीं था, काम का बहाना बनाकर वो निकल चुका था। शाम को संगीत की रस्म थी। इस बार प्रोग्राम बाहर रखवाया था। डीजे की पूरी तैयारी और खाने पीने के इंतजाम के साथ सब वहीं पर थे। साथ ही कलरफुल लाइट्स उसमें अलग ही रंग भर रही थी। सभी ने लाइट वेट ड्रेसेस पहनी थी ताकि डांस करने में आसानी हो। सारे के सारे पहले खाने वाली जगह पर चले गए, यहाँ तक कि बहानी भी। तभी अचानक से गाना बजा, चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर न जानी रामा, हाय रामा हाय रामा हाय रामा, उलझे काहे रे मैं वो सूरत पे, तुझसे बढ़ के कहीं, एरी तू है जवान तो मैं भी सजीला, कुछ कम नहीं, हाय दुनिया हुई रे मेरे प्यार में दीवानी, लाखों की मैं दिल जानी रामा। सबने उस तरफ देखा तो रश्मि जी, सृष्टि जी और प्रवीण जी ठुमका लगा लगा कर मटक रहे थे। आद्या ने तुरंत अपना फोन निकाला और बस शुरू हो। जैसे ही तीनों ने डांस खत्म किया, सबके सब स्टेज पे ही चढ़ गए उन तीनों को बधाइयां देने, ना ना फिरकी लेने। अब आओ चले दच्छा दी। आद्या ने दशा का हाथ पकड़ा और खींचते गई। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं ही हूँ नहीं इस दुनिया की, तुम्हें दिन चढ़े तुम्हें दिन ढले, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें। जैसे ही डांस खत्म हुआ, सबने जोरदार तालियां बजाई। दक्षा आद्या का डांस और गाना सिलेक्शन बहुत अच्छा था और ऊपर से उनके डांस ने फंक्शन में जान डाल दी थी। पीछे से मानस की आवाज सबके कानों में पड़ी, ऐसे कैसे, अभी देखना हम देसी बॉयज का कमाल। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही रौनक और मानस की एंट्री सबके बीच हुई। एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा, एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा, 2 दिन की है ये चांदनी, फिर कारी कारी रात है, तुम मंजा दूल्हे राजा, तक सर खाजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। दोनों जैसे ही नीचे उतरे, रश्मि जी ने दोनों के कान पकड़ लिए और वीर तो घूरे ही जा रहा था। भाई, शादी हम दोनों से नहीं, वानी से हो रही है, तेरी तो घूर मत ऐसे। मानस पूरा बोल भी नहीं पाया था कि वीर ने उसके मुक्का जमा दिया। ब्रो यार, अब आएंगे हमारे फंक्शन की शान, वेलकम वीर भाई एंड बानी भाभी। आद्या ने माइक लेकर कहा और दोनों को स्टेज की ओर धकेल दिया। गाना बजा, तेरा मुखड़ा चांद दा टुकड़ा, नी तेरी ऐनक तेरी सूर, क्या बात है, नी तेरा काजल करदा पागल। दोनों के स्टेप्स बहुत ही शानदार जा रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट डांसर की तरह डांस जा रहा था उनका। पर दोनों यही नहीं रुके, नशे से चढ़ गई पे बवाल मच गया था दोनों में। दोनों नीचे आए तो आद्या फटाक से बोली, वीडियो मेरे पास है, ये रहा इंटरनेट और फिर ये वायरल, आप दोनों के फैंस पागल हो जाएंगे इसे देखकर। हाँ, कभी बताया नहीं बानी तूने, इतना मतलब इतना मस्त करती है, आग लगा दी यार। इस बार दच्छा बोली। दोनों की तारीफ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब आपस में बिजी थे, तभी किसी के बोल सबके कानों में पड़े, दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद वो ही साथी है, वो ही मंजिल है। हिट इट, ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना। कियान का गाना उसकी जिंदगी से मिलता जुलता था शायद। अरे वाह, बेटा बिगड़ रहा है, प्यार में पड़ के मेरी नाक कटवा देगा। मानस शरारती अंदाज में बोला, अरे नहीं भाईजान, जब हमारी दिलरुबा मिलेगी, यकीन मानिए सबसे पहले आपको खबर करेंगे। कियान एक दिलकश अंदाज में बोला, फिर वीर वानी के पास चला गया। आज वीर को बहुत सुकून मिल रहा था। वजह थी वानी, उसके चेहरे से पता चल रहा था कितनी खुश है वो सच में एक मासूम बच्ची लग रही थी जिसके पास आज दुनिया जहां की खुशी थी। खैर, ऐसे ही सबने संगीत से धमाल मचाया और कल शादी की तैयारी करने में जुट गए।
कुछ देर बाद सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। बैचलर पार्टी नहीं होगी क्या? कियान सबको देखते हुए बोला। नहीं। वीर के जवाब पर सब हैरानी से उसे देखने लगे। ऐसे क्यों देख रहे हो सब? रिसेप्शन पार्टी में मजे करेंगे, लेकिन बैचलर पार्टी क्यों नहीं? कियान एक बार फिर बोला। क्योंकि यहाँ पर किसी को भी अल्कोहल और नशा नहीं पसंद। वीर बानी की आंखों में देखते हुए बोला तो बानी मुस्कुरा उठी। और रही बात ऐश की, तो उसके लिए मेरी चाहत ही सब कुछ है। वीर के बोलने पर आद्या ने मानस की ओर देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी। आप तो लो गुरु निकले। कहाँ मैं सोचा था कि लड़कियों का चहेता कुछ प्ले बॉय टाइप का होगा, लेकिन आप तो। इससे आगे ज्ञान कुछ बोलता उसकी नजर वीर पे गई, जो उसे आंखें फाड़े देख रहा था। वहीं बानी को हंसी आ गई। अगले दिन शादी थी, जो कि गेस्ट हाउस में रखी गई थी। सब तैयार होकर वहीं पहुंच चुके थे, जिसमें त्रिनेश भी था। स्टार लाइट रिसोर्स, बहुत ही आलीशान सा बंगला, जो ऊपर से नीचे तक किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जितनी भीड़ अंदर नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा बाहर थी। लड़कियों के शोर से एक नाम सुनाई दे रहा था। वीर वीर वीर। उस जमावड़े को पीछे करने के लिए गार्ड्स कई बार लाठी डंडे की फटकार लगा चुके थे। जहां एक ओर से लोग पीछे होते तो दूसरी तरफ से आगे आने लगते। अचानक से एक कार की आवाज सबके कानों में पड़ी, तो वहां मौजूद लोगों ने खुद ही रास्ता बना दिया। कार का दरवाजा खोल सबसे पहले आद्या, रश्मि जी और मिस मारिया बाहर आई। पर फैंस को ढूंढती नजरों की अभी भी सुकून नहीं मिला था। तभी एक गाड़ी और आकर रुकी, जिस पर सभी की नजरें टिक सी गई। उस गाड़ी से त्रिनेश बड़े ही शान से बाहर निकला ही था कि भीड़ से एक और आवाज सबके कानों में पड़ी। अरे यार, ये तो वीर की फैमिली है। अपना वीर कहाँ है? त्रिनेश नकली इस्माइल के साथ रश्मि जी के पास जाकर खड़ा हो गया। वीर बेटा, बाहर आ जाइए। तड़प रहे हैं आपके फैंस आपको देखने के लिए, रश्मि जी ने कहा और पहली कार के शीशे पे 2-3 बार टैप किया। एक बार फिर वीर 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 के बोल वहां गूंजने लगे। जब वीर गाड़ी का दरवाजा खोल बाहर आया, सफेद डिजाइनर शेरवानी, उसके ऊपर हरी ज्वेलरी, कांधे से लगा हुआ हरा दुपट्टा जिसके ऊपर सफेद बूटे बने हुए थे, सिर पर हरा सेहरा और उस पर लगे मोती उसकी सुंदरता को और निखार रहे थे। अब तो गार्ड्स का भी भीड़ पर से कंट्रोल होता जा रहा था। ऐसा होता देख वीर तुरंत उनके पास आया और अपना एक हाथ हवा में उठा के बोला, देखिए, मैं सबकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो मेरे प्यारे प्यारे फैंस अभी मेरे पे ही सारा प्यार लुटा दोगे क्या? मेरी मिसेस का वेलकम कौन करेगा फिर? हाँ, बानी राय में कुछ तो खास होगा ना, जो आपने उन्हें। इससे आगे भीड़ में से कोई बोलता वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ खास नहीं, वो सबसे अलग है, जिसने खुद के दम पर इतना कुछ किया, फिर भी घमंड में खुद को झुकने नहीं दिया। लाखों एम्बिशियस लोग उनको अपना एम्पिरियंसन मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझसे ज्यादा काबिले तारीफ तो वानी राय ही है, वीर ने कहा और अंदर चलाया। पर उसके कहे शब्दों ने ऊपर खड़ी वानी के दिल के तार झंझना दिए। नीचे मौजूद लोगों में से जब किसी ने कहा, ही इज अ ट्रू जेंटलमैन, तब वानी के चेहरे पर से इस्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर रश्मि जी को आज सबसे ज्यादा गर्व अपने बेटे पर हो रहा था। वीर मंडप में बैठा था, मगर उसकी नजरें बार बार ऊपर की तरफ जा रही थी। ठंड रख यार, आ जाएगी अभी। सब्र नाम की चीज बेच के आया है? वीर ने आवाज की दिशा में देखा तो मानस ने अपनी आंख मार दी। पर शौक होने की बारी अब उसकी थी, क्योंकि उसकी नजरें आद्या पे जम गई थी, जिसने उसी के मैचिंग से गाउन पहन रखा था। आद्या भी अपने मान जी को ही देख रही थी। रौनक पानी के कहने पर आज अपने असली लुक में था। रौनक ने भी ठान ली थी, कब तक वो भेद को छुपा पाएगा? एक दिन असली कहानी तो बतानी ही पड़ेगी। दुल्हन को बुलवाइए। पंडित जी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, पर अगले ही पल सामने से आती हुई वानी को सब देखते ही रह गए। वहां वानी को देख वानी और वीर दोनों के ही फैंस के आगे किसी की आवाज सुनाई ही नहीं देती। वानी ने सफेद कढ़ाईदार लहंगा, उससे मिलती हुई ज्वेलरी, हाथों में लाल भरी हुई चूड़ियां, कमर पे लाल गोटे वाली पतली सी कमरबंद, बालों का जूड़ा और उस पर से डाली हुई हरी चुनरी। दुल्हन वाले मेकअप के बजाय उसका हल्का सा मेकअप कई गुना उसे खूबसूरती से भर रहा था। वीर तो अपनी पलक ही झपकाना भूल गया था। पहली बार जो ऐसे देख रहा था, पर वीर ही नहीं, शायद हर कोई उसे ऐसे ही देख रहा था। इससे पहले सबने उसे
वासी स्टाइल या फिर फॉर्मल कपड़ों में ही देखा था। बानी सृष्टि जी और पूर्वी जी के साथ आई और वीर के बगल में आके बैठ गई। अगले सेकंड कड़क बैंड बाजे की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पूरे हॉल जो लोगों की चकचक से भरा था, अब वहां ढोल नगाड़े ही बजते सुनाई दे रहे थे। और जोर से बजाओ, अरे हमारे बानी मैम और वीर भैया की शादी है, बजाओ रे। कियान नाचते गाते आगे आया तो वहां भीड़ में से लोग भी नाचने लगे। शादी की रस्में अब शुरू हो चुकी थी। रौनक चुपके से आके दशा के पास खड़ा हो गया। दशा ने अनारकली सूट पहना था जो रौनक में कहर बरपाने के लिए काफी था। हालांकि दशा ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो रौनक को उड़ान एसोसिएशन में काम करने वाले के तौर पर जानती थी। बिजनेस वाले लुक में वो एक बार आया तो था, पर उसके सामने से नहीं। कुछ देर बाद दोनों ने बड़ों के पैर छुए और इसी के साथ दोनों कभी ना छूटने वाले बंधन में बंध गए। इधर त्रिनेश किसी तरह बाहर आकर शराब और सिगार फूके जा रहा था। उसे हमेशा की तरह इस वक्त भी किसी से कोई मतलब नहीं था। विदाई की रस्म होने के बाद वीर बानी को अपने साथ फैंस के बीच लाया और उनके साथ ढेरों पिक्स क्लिक करवाई। फैंस के मन में भी बानी को लेकर अब जो गिले शिकवे थे वो सब दूर हो चुके थे। महाजन पैलेस। रश्मि और आद्या ने वानी का वेलकम बड़े ही अच्छे और रस्मों के साथ किया। सबने कुछ देर तक साथ बातें की, फिर वानी को ऊपर वीर के कमरे में भेज दिया। वानी कमरे में आई तो वीर अभी वहां नहीं था। उसने अपना सोफे पे रखा बैग उठाया और अलमारी की ओर बढ़ गई, पर कुछ सोचकर वापस बैग सोफे पर रख दिया। अपने लिए कॉम्फी कपड़े निकाल वो बाथरूम में चली गई। वानी ने चेंज करके लोअर और ढीला सा टॉप डाल लिया था। वो बस निकलने ही वाली थी कि एकदम से दरवाजा खुल गया। वानी ने सामने देखा तो वीर खड़ा था, वो भी सिर्फ टॉवेल में। वो वापस से पीछे मुड़ गई। उसे इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं वीर चुपचाप खड़ा उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा था। वानी अचानक से पीछे मुड़कर जाने को हुई कि वीर ने उसको अपने करीब कर लिया। वीर के दोनों हाथ उसकी खुली कमर पर थे और वानी का मुंह खुला। ऐसा क्या देख रही हो? तुम हक जताओ ना जताओ, मैं तो जता ही सकता हूँ। ऊपर से अंगूठी वाली रस्म तो मैं ही जीता था। वीर ने धीमे से उसके कान के पास जाकर कहा। वानी ने तुरंत अपना डब्बा बंद किया और मासूमियत से बोली, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मिस नाना, मिसेस खड़ूस राय, तुम्हारे भोलेपन में मैं नहीं आने वाला। तो वीर उसके पीछे दरवाजे से लगता जा रहा था और वानी के कदम खुद ब खुद पीछे हो रहे थे। तो वानी पीछे होते हुए बोली, तो बाहर जाओ, चेंज तो कर लूँ मैं। रात को क्या टॉवल में ही सोऊंगा? वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है, तुम कहो तो चले बेड पर। वीर ने वानी को खींचने के आगे हाथ बढ़ाया ही था कि वो झट से भाग गई। वानी बाहर आई और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये उसके सामने हो क्या जाता है? सोचा था कभी किसी से इतना लगाव नहीं होगा, पर वीर के जितना पास रहूं उतना ही सुकून दिल को पहुंचता है। माना कि उसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। उसी की वजह से मुझे रश्मि जी, आदू और भी लाखों लोगों का प्यार मिला। तो क्या मैं सिर्फ उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, या वही जो मैं बोलना नहीं चाहती? बानी खुद में उलझी थी, तभी उसे अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ। इतना मत सोचा करो, और आप मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। कहा था ना मैंने, वक्त के साथ साथ तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वीर बानी की आंखों में देखते हुए बोला। वो सोफे में बैठने को हुआ कि उसकी नजर पानी के बैग पे गई। तुमने कबर्ड में क्यों नहीं रखे अपने कपड़े? क्योंकि उसमें तुम्हारे कुछ खास लोगों की तस्वीरें हैं। वानी ने सीधा जवाब दिया। वीर चुपके से करीब आके खड़ा हो गया, जिस तरफ वानी की भीड़ थी। अच्छा, तो किन लोगों की तस्वीर है उसमें, और किसने कह दिया तुमसे? मुझे भी तो बता दो। वीर ने धीमी आवाज में कहा। वो जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी तब आदू ने। वानी घबराहट में बोल भी नहीं पाई थी कि वीर ने उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया और उसकी कॉलर को छूते हुए बोला, मेरी खड़ूस राय, इतनी जल्दी भरोसा भी कर लिया तुमने उसके ऊपर? हाँ? लेकिन एक बात तो मीडिया वालों को पता चलनी चाहिए, जिस वानी राय से कोई उलझने की हिम्मत नहीं करता, वो मुझसे घबरा रही। अमेजिंग ना? ऐसा कुछ भी नहीं, फालतू की बकवास मत करो। पानी उसकी पकड़ से छूटने को हुई तो वीर उसे कबर्ड के पास लाया और मुस्कुराते हुए बोला, खुद खोल कर देखो। वानी ने वीर की आंखों में देखा, जिसमें इस वक्त बेसुमार प्यार था। उसने हल्के से अलमारी खोली तो उसे आंखें हैरानी से भरी हो गई।
पूरी अलमारी में सिर्फ उसी की तस्वीरें थी। उसके इंटरव्यू से लेकर जब वो लॉन्ग ड्राइव पर थी, उड़ान एसोसिएशन में जब वानी पहली बार चीफ गेस्ट बनकर गई थी, वीर जब बहाना बना के उसे साइलेंट वैली ले गया था, उसके बाद जब दोनों फैमिली के साथ पिकनिक मनाने गए थे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल की भी उसकी सोती हुई कुछ पिक्स थी। और अब शादी की तो उसकी अनगिनत फोटोज थी। वानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्शन दे। वीर ने उसे ऐसे देखा तो कस के गले लगा लिया और बोला, अब तुम कभी सैड बैड नहीं होगी, समझी? हाँ, वानी के भगाए गले से सिर्फ यही निकला। वैसे तुमने क्या सोचा था, किसकी होगी? वीर उसका सर सहलाते गया। वानी कुछ देर खामोश रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, मुझे लगा तुम्हारे फैंस की है तो। हाँ, वानी राय को जैसी भी होती है। नहीं, मुझे क्यों होगी, वो भी तुम्हारे फैंस है। वो तो रही है, झूठ तो बोल ही मत। वानी कुछ नहीं बोली तो वीर उससे अलग हुआ और सराहती अंदाज से बोले, ऐसे ही गले नहीं लगे रहना है, सोने के टाइम भी हो गया है। वीर की बात सुनकर वानी सोफे की ओर जाने लगी तो वीर, उधर कहाँ, बेड पे सोओगे तुम, लेकिन तुमसे अच्छे से समझता हूँ तुम्हें, इसलिए चिंता ना करो, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा। तो तुम सोफे पे सोओगे? वानी कुछ सोचते हुए बोली, ना, एक साइड तुम सो जाना, एक साइड में। वीर बोला और तुरंत जाके लेट गया। वानी मुस्कुराती हुई जब लेटने लगी तब उसके कानों में वीर की आवाज पड़ी, मुझे मेरी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए थोड़ा अच्छे से लेटना, वरना अभी भी रात ही है, चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। चुप, और सो जाओ चुपचाप। वानी के बोल में फटकार थी, पर खुश वो भी थी वीर का साथ पाकर। अगली सुबह वीर की आंख खुली तो पाया उसका हाथ वानी की कमर पे था और वानी का हाथ उसके सीने पर। दोनों सोए तो एक दूसरे को ये कहकर थे कि एक एक कोने पे आराम से सोएंगे, मगर खुद की ऐसी देखकर वीर के होठों पे स्माइल फैल गई। उसने वानी के चेहरे को देखा जो इस वक्त मासूमियत से भरा हुआ था। वीर ने धीरे से उसके माथे पे किस किया, फिर उसका सर सहलाते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराई और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वानी की जब आंख खुली तब वो बिस्तर पे अकेली थी। उसने आसपास देखा पर वीर उसे कहीं नहीं दिखा। सही बोल रही थी आदू, बड़ी जल्दी उठ जाता है ये तो। एक मिनट, एक मिनट, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ सुबह सुबह? वानी अपना सिर खुंदाते हुए बोली और बाथरूम में घुस गई। वानी शीशे के सामने खड़ी अपने बाल सही कर रही थी कि उसकी नजर उसके ठीक पीछे खड़े वीर पर गई। वो बिना पलक झपकाए उसे ही देखे जा रहा था। वानी जब उसकी ओर मुड़ी तो वो उसे ऊपर से नीचे तक बार बार देख रही थी। वीर ने जब उसकी हरकत देखी तो उसके माथे को हल्की सी टक्कर लगाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? फिर उसे एक साइड हटाते हुए बोला, हटो जरा, अब मैं भी देख लूं कैसा लग रहा हूँ। वीर ने ब्लू पैंट को व्हाइट शर्ट के साथ पेयर किया और शर्ट की स्लीव्स कोहनी तक फूल थी। हाथों में ब्रांडेड वॉच, पर बाल आज भी माथे पर बिखरे। उसने एक नजर वानी पर डाली जिसने ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड नेट की साड़ी पहनी हुई थी। वानी उसमें लगी इतनी कमाल रही थी, कोई भी बस देखता ही रह जाए। ऊपर से उसकी मासूमियत, उफ, जानलेवा। मेरी चीटिंग भी कर ली तुमने, मैंने ब्लू पहना तो तुमने भी ब्लू। वीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, मगर वानी अपनी आंखें छोटी किए उसे ही घूर रही थी। अपना एटीट्यूड अपने फैंस को दिखाना सबसे। हटो, अभी मैं तैयार हो रही हूँ। वानी ने भी एक टक्कर वीर को दी। हाँ, अपने पति को कोई ऐसे धक्का देता है क्या? वीर खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, किस बात का कंट्रोल? आगे बढ़ी। हाँ, वानी राय ऐसी ही, जो किसी से भी डरती नहीं। तो अब तुम्हारी बकवास हो गई हो, निकल लो कमरे से चुपचाप। वानी पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि वीर ने उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। दोनों इस वक्त बेहद करीब थे। वीर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए बोला, सच में किसी से भी नहीं डरती मेरी खड़ूस राय। और जब इतना बोलोगी मैं खुद पे काबू कैसे रख पाऊंगा? तुम खुद ही समझा दो। हमेशा की तरह वानी की बोलती बंद हो चुकी थी। तुम कोई भी बात सीधी तरीके से क्यों नहीं करती? वानी बोली ही थी कि वीर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। चुप रहो, तैयार तैयार बोल रही थी, लेकिन एक चीज वानी राय तो भूल ही गई। वानी ने खुद को देखा, सब कुछ तो सही था, साड़ी भी अच्छे से थी, सिंदूर मंगलसूत्र भी था, फिर क्या कमी थी? वीर ने उसको ऐसे देखा तो पास के ड्रेसिंग टेबल से एक छोटी सी ब्लू बिंदी उसके माथे पे लगा दी। अब खुद को देखो शीशे में। वीर ठीक उसके पीछे था और उसके दोनों हाथ वानी की कमर पर थे।
वीर के कहने पर वानी ने अपनी नजरें सामने उठाई तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान ने अपनी जगह बना के ली। दोनों साथ में नीचे आए तो डाइनिंग टेबल पर बैठे रश्मि जी की नजर पहले उन दोनों पर पड़ी। आते ने जब अपनी माँ को ऐसे देखा तो इशारों से पूछा। उसकी नजर अभी सीढ़ियों पर नहीं पड़ी। रश्मि जी ने अपनी भवें उचकाकर उस ओर देखने का इशारा किया। आते ने जब उधर देखा तब उसके मुंह से अनायास ही बोल फूट पड़े, वाओ, क्या लग रहे हो दोनों, दे बोथ आर ट्विनिंग। इधर त्रिनेश ने जब देखा तो बड़े ही अच्छे भाव लेकर बोला, भाभी माँ, आज इन दोनों की रिसेप्शन पार्टी होगी तो मैं क्या बोल रहा। एक बार मंदिर में सबके साथ दर्शन करने चले, इसी बहाने मेरी भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कौन सी इच्छा चाचा? वीर उन्हीं के पास बैठते ही बोला, अरे वहां लंदन में कहाँ ऐसा मंदिर है जो मैं जाऊं। मैं भी ऊपर वाले के दर पे अपना माथा टेकूंगा। और कैसी इच्छा? दिनेश बोल तो रहा था मगर बीच में वानी को देख उसने एक टेढ़ी मुस्कान दी तो वानी के जबड़े गुस्से से कस गए। वानी, अब चिंता मत करो बेटा, आज ये पार्टी हो जाए फिर कल से तुम बेफिक्र होकर अपने ऑफिस चलो। रश्मि जी ने कहा तो वानी ने उनको एक स्माइल पास कर दी। वानी और दिनेश दोनों आमने सामने बैठे थे, जिससे वानी का नाश्ता करना दोपहर हो रहा था। उसने जैसे तैसे नाश्ता किया और मंदिर जाने की तैयारी में लग गई। हालांकि वो जानती थी कि अगर दिनेश खुद कह रहा तो कोई बात तो जरूर ही हो। मानस अपने काम में से बाहर निकल ही रहा था कि किसी का कॉल उसके पास आया। हाँ बोल वानी, मानस ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। हाँ, तो तू जाना मंदिर, मेरा वहाँ कौन सा काम। हाँ ठीक, तो रौनक भाई को ले लेता हूँ, बाकी अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो कियान और बाकी लोग हैं। उधर से कुछ कहा गया तो मानस ने ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बृहदेश्वर मंदिर, काल्पनिक। आज वीर ने कोई मास्क नहीं लगाया था। वो वानी का हाथ थामे मंदिर की ओर चल रहा था। तभी उनके कानों में किन्हीं दो लड़कियों की आवाज पड़ी। यार, वीर को क्या दिख गया वानी राय में। ना जाने कितनी लड़कियां इसके पीछे पागल हैं और एक ये पहली लड़की उन दोनों को देख उड़ती हुई बोली, मुझे तो लगता है जरूर दोनों ने प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से शादी की होगी। दूसरी वाली ने अपने शब्द बार छोड़े, और नहीं तो क्या, इन अमीरों को कितना भी पैसा मिल जाए फिर भी कमी ही लगती है इनको तो। पहली लड़की ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वानी ने सुना तो पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इधर वीर जानता था वानी तो पहले भी अपने बारे में कोई सफाई देना पसंद नहीं करती थी, तो अब क्या देती। वीर उन तक पहुंच पाता उससे पहले ही आत्या उधर चली गई। कैसा लगा मेरा मजाक? ओ सॉरी सॉरी, धक्का। कहने के साथ ही उसने एक तेज धक्का दोनों को दे मारा। वो दोनों लड़कियां गिरी तो नहीं पर रपटती हुई आगे चली गई। और ऐसी बेइज्जती किसी लड़की को, वो भी सरेआम, शायद ही कोई झेल पाए। आद्या को बहुत कम लोग जानते थे जो उसके लिए बड़ा आसान कर देता था। फिर वो रश्मि जी के पास जाके खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में बोली, देखो गांव वालों, पीठ पीछे बुराई करने का नतीजा राम राम राम। उसके ऐसी हरकत से सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वही उन गॉसिपिंग गर्ल्स का पोपट कर गए। अब सब मंदिर में पहुंच गए थे। सभी शांति भाव से पूजा कर रहे थे। वीर और बानी दोनों ने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। इधर रश्मि जी पंडित जी से कुछ बातचीत करने लगी। तभी त्रिनेश भी उन दोनों के बीच में आके खड़ा हो गया। वीर और आद्या मंदिर का अच्छी तरह से मुआयना करने लगे, पर बानी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसकी नज़र मानस और रौनक पर गई जो मंदिर की कुछ दूरी पर बिल्डिंग पर खड़े थे। उन दोनों ने सर हाँ में हिलाया तो वो बानी ने अपना हाथ हवा में उठा दिया। अचानक से त्रिनेश ने रश्मि जी एक साइड खींच लिया। सबने उस ओर देखा तो पीछे खंबे में छेद था, मानो अभी अभी गोली उसमें से आर पार हुई हो। सब सकते में आ चुके थे। आद्या और वीर तो दौड़ते हुए रश्मि जी के पास पहुंचे, पर जब तक मानस और रौनक गोली चलाने वाले आदमी को पकड़ पाते, मंदिर में मौजूद त्रिनेश ने एक बार में ही उसे हमेशा के लिए सुला दिया। बॉस तो बोले थे हम सबको कुछ नहीं होगा, निकल ले बेटा जल्दी से यहाँ से। गोली चलाने वाले आदमियों में से एक बोला, पर उसकी बदकिस्मती वो भी अब नीचे पड़ा था। चाचा आप ठीक तो हो ना? वीर त्रिनेश के पास आते हुए बोला। हाँ बेटा, बस कुछ बाहरी दुश्मन थे जिन्होंने भाभी माँ पर निशाना साधा था, तो मैंने उन्हें कैसे छोड़ता। त्रिनेश बड़े ही अपनेपन के भाव से बोला। लेकिन त्रिनेश आपके दुश्मन क्यों? रश्मि जी ने कहा। भाभी माँ, बस कुछ लोगों से मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई और वो अब मेरे दुश्मन है। मुझसे बदला लेने के लिए आपको निशाना बनाया। त्रिनेश ने बड़ी आसानी से
सबको अपनी बातों में उलझा लिया, जिसे सुनकर सभी ने एक राहत की सांस ली और घर पहुंचने की तैयारी करने लगे। वानी गाड़ी में बैठी अपनी ही सोच में गुम थी। करना क्या चाहता है ये दिनेश, कुछ नहीं समझ आ रहा है। पहले मम्मी पर गोली चलाई, फिर खुद ही बचाया। गुंडे भी इसके खुद के थे, फिर उनको भी नहीं छोड़ा। इसकी बेरहमी तो मैं 1000 बार देख चुकी हूँ, लेकिन ये करना क्या चाह रहा है? वानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वीर उसके ये हाव भाव बखूबी नोटिस कर रहा था। ये तो लौंडे भी मिले हुए हैं इसके साथ, साले चिपक जाते हैं हर जगह। मेरे आदमियों को पकड़ने चले थे, फिर भूल गए तिरनेस कि इकलौती जिंदगी में अपना शब्द है ही नहीं। तिरनेस अपनी कार में विजयी मुस्कान लेकर बड़बड़ा रहा था। इस हमले के बाद वीर और बानी दोनों ही रिसेप्शन पार्टी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन रश्मि जी के फोर्स करने पर दोनों ने ही अपनी सहमति जता दी। शाम का वक्त महाजन पैलेस मेहमानों से भरा हुआ था। सब जान पहचान के लोग मौजूद थे। रश्मि जी सबका वेलकम करने में जुटी थी। दिनेश अपने गुस्से को साधे मेहमानों से बातचीत कर रहा था, पर रह रहकर उसकी नजर मानस और रौनक पे जा रही थी, जो एक कोने पे साथ में खड़े थे। वो दोनों भी अपनी तिरछी नजरों से तिरनेश को ही घूरे जा रही थी। कहीं ना कहीं तिरनेश शायद जब सब जान चुका था, इसलिए चाह कर भी वो दोनों को कुछ नहीं कर पा रहे थे। एकदम से पूरे हॉल में अंधेरा छा गया और एक डिमी स्पॉटलाइट सामने स्टेज पर पड़ी। एकदम से पूरे हॉल में अंधेरा छा गया और एक दिन स्पॉटलाइट सामने स्टेज पर पड़ी। मैं तन्हाई से बातें करती हूँ, तुझे कहने से फिर क्यों डरती हूँ? तेरा प्यार बना है अब मेरी इबादत, तुझे सामने रख के सस्ती सस्ती हूँ। बानी वीर के इर्द गिर्द डांस करते हुए बैकग्राउंड में चल रहे गाने के लिरिक्स बोल रही थी। वहीं उन दोनों से ऐसे सरप्राइज की उम्मीद किसी को नहीं थी। कुछ मुस्कुरा रहे थे तो कुछ वीडियो बना रहे थे। आईना आईने पे फिदा हो गया। बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया? वीर ने अचानक वानी को हाथ पकड़ उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और कान के पास जाकर धीमे से बोला, सच में क्या? वैसे इतना भी क्या डरना कि अपना इजहार ही ना कर पाओ? कहते हुए वीर ने वानी को घुमाकर अपने सीने से लगाया और गुनगुनाते हुए बोलने लगा, बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया? बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया? बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया? मेरे सीने से दिल लापता हो गया। मेरे सीने से दिल लापता हो गया। बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया? पानी के गाल गुलाबी हो उठे थे। उसने वीर से ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। इस वक्त उसका गुलाबी चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान लिए अपना नूर बिखेर रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और कदम से कदम मिलाते हुए हर किसी से बेखबर एक दूसरे की आंखों में होने लगे। जिस्म की नहीं ये रूह की बात है, कितना पाकीज़ा तेरा मेरा साथ है। पल दो पल तो नहीं एक दूजे के हम, 7 जन्मों का तेरा मेरा साथ है। इसको भी इसकी की मर्ज लग चुकी है, मगर कुछ भी बोल, इसे बर्बाद करने में मजा बहुत आएगा। पीड़ित दोनों को देख अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहा था कि उसकी नजर रौनक पे जाके टिक गई, जो ना जाने कब से दशा को देखे जा रहा था। पता नहीं खुली आंखों से ऐसा क्या देख रहा था जो बार बार वो मुस्कुराए जा रहा था, और उसकी इस हरकत पे मानस उसे परेशान करने का खास मौका कैसे छोड़ सकता था। एक दूजे के बिन हम न जी पाएंगे, घर बिछड़ जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। दो दिलों में यही फैसला हो गया, दो दिलों में यही फैसला हो गया। बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया? आ रौनक नंदा की माशुका, और मजा आ गया। वाह त्रिनेश वाह, मान गया तुझे और तेरी शादी दिमाग को। त्रिनेश उंगली से अपने भाव को रगड़ते हुए मन ही मन बोला। इधर वीर ने बानी को हवा में उठाया और गोल गोल घुमाते हुए नीचे लाके उसे एक साइड झुका दिया। फिर उसे बालों से पकड़ सबकी नजरों से छुपाते हुए उसके गालों पे किस कर दिया। बानी को कुछ देर समझ नहीं आया, अभी अभी ये क्या हुआ। मेरे सामने कितनी प्यारी बन जाती हो ना मिसेस खड़ूस। वीर उसके बालों की लटें कानों में फंसाते हुए बोला और सामने आके ऐसे डांस करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया? बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया? वीर महाजन, मेरा भी टाइम आएगा किसी दिन, फिर उड़ना पंछी बन के। मेरा नाम भी रख दिया तुमने तो खड़ूस, अच्छे से बताऊंगी एक दिन तुम्हें। वानी वीर को कोसते हुए उसके डांस करने लगी। मेरे सीने से दिल लापता हो गया, मेरे सीने से दिल लापता हो गया। बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया? दोनों रुके तो सब और बस उन्हीं दोनों का शोर था। अपनी फैमिली वालों को दोनों पहले तो एक टक देखते रहे, लेकिन जब वो हंसे तो वीर और बानी खिलखिलाकर हंस पड़े।
कुछ दिन ऐसे ही मौज मस्ती के साथ बीत रहे थे। आद्या और मानस बीते दिनों में एक दूसरे में खिल मिल चुके थे। मानस को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जब आद्या उसे चिढ़ाती, बल्कि वो तो उसे और अच्छे से समझने लगा था। पानी ने जानबूझ के आद्या को बिजनेस से जुड़ी चीजें समझाने की जिम्मेदारी मानस को दे दी। अब तो रश्मि जी और वीर को भी उन दोनों के बीच का सब समझ आ गया था। आद्या मानस के केबिन में बैठी फाइलों को घूम रही थी। समझ आ गया ना? मानस अपनी आंखें ऊपर चढ़ा के आद्या को देखते हुए बोला। आद्या अभी भी फाइलों पे अपनी नजरें गड़ाई थी। आया या नहीं? नहीं आया तो दोबारा समझाओ। हाँ हाँ, आ ही गया है, थोड़ा बहुत। आद्या सोचते हुए बोली। थोड़ा या बहुत? मानस बिल्कुल सीरियस लग रहा था इस पर। एक काम करो ना, एक बार और समझा दो। सही ना ना? आद्या दांत चमकाते हुए बोली। हाँ, मानस बोला। एक बार फिर समझाने लगा। मगर आद्या, उसकी वो दो जोड़ी आंखें उसके मान जी के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन उसमें आदू की भी क्या गलती? मानस लग ही रहा था इतना हैंडसम कि कोई और लड़की भी समझने के बजाय सिर्फ देखती रहे। जब मैं ताड़ने को कहूंगा तब तो बाल बिगाड़ने होते हैं या कोई ना कोई शैतानी, और जब अभी सीखने का टाइम है तब क्या कर रही हो? हाँ? मानस उसके चेहरे को एक टक निहारते हुए बोला। नहीं नहीं, मैं तो बस। हाँ, जब कोई नई चीज सीखते हैं ना तो सिखाने वाले के चेहरे को देखते हैं ना। तो मैं वही वही कर रही थी। मैडम आदू जी, ये जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आप फिर कभी ट्राई कर लीजिएगा। फिलहाल इस पर ध्यान दो। आधे ने बस अपना फाउट बना लिया और अपना सारा दिमाग, जो ना जाने कितने किलोमीटर दूर भाग गया था, वापस से उन फाइल्स में घुसेड़ दिया। तिलेश अपने कमरे में दांत पीसे फोन पर किसी की बातें सुन रहा था। 5 दिन की, सिर्फ 5 दिन की बात है रे। मैं जल्द ही उधर आऊंगा। गुजर बसेरा भी तो लंदन ही है। तो तू ये फालतू का गान बंद कर। तिलेश कमरे में घूमते हुए भवें से कोड़ कर बोले। ए मोती, ज्यादा दिमाग ना खराब हो तेरा। मेरा नुकसान करवाएगा, भूल मत चूजा है तू, समझा? और वो अंग्रेज, वो रिचर्ड, बता देना जरा, उसको माल भी मिलेगा, वो भी फुल मजे के साथ। बोला ना, 5 दिन में आ जाऊंगा, भूल मत। त्रिनेश है क्या? मेरी सुकर्म तुझे बताने की जरूरत है क्या? इतना कहकर उसने बिना कुछ सुने तुरंत अपना फोन बेड पे पड़ा। कुछ देर वो सामने पड़ी कुर्सी पे जाके पसर गया और अपनी आदतानुसार अपने मसे को रगड़ने लगा। अचानक से वो उठा और किसी को कॉल घुमाई। लड़की को उठा ले तुरंत। अगर ज्यादा चूं चा करे तो रसीद देना कायदे से। और ये खबर तो गलती से मत देना कि चकमा या कराटे लड़के भाग गए। समझ गया ना? जी बॉस। उधर से ये बोला गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। 5 दिन, मजा आने वाला है। दिनेश बड़बड़ाया और बेड पे जाके फैल गया। उड़ान एसोसिएशन। रौनक एक कमरे में बैठा किसी सोच में गुम था। सामने खुली खिड़की से मंद मंद हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी, जो उसे एक राहत का एहसास दिला रही थी। मगर फिर भी उसका मन बार बार किसी चिंता की डुबकी लगा रहा था। भैया नीचे चलो आप जल्दी से। रौनक ने अपनी नजर उठाकर देखा तो एक छोटा लड़का अपनी कमर पर हाथ रखे बड़ी मासूमियत से उसे ही ताक रहा था। क्या हो गया अभी? रौनक मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। भैया, वो ईसा ना मुझे खिला नहीं रही है अपने साथ, और बाकी सारे फ्रेंड्स भी उसी की साइड हो रहे हैं। अभी वहां का सबसे क्यूट बच्चा था, पर सबसे ज्यादा लड़ाई उसकी ईसा के साथ ही होती थी। अच्छा चलो फिर देखते हैं नीचे। आज तो मुझे पक्का वाला जस्टिस करना पड़ेगा, वरना तुम दोनों कहीं मुझे ही सजा ना दे दो। हंसते हुए रौनक ने अभी की गोद में उठाया और नीचे चला आया। नीचे कुछ बच्चे एक गैंग में खड़े थे और सबसे आगे खड़ी थी अभी की हम उम्र की लड़की, जो गुस्से में अभी को घूरी जा रही थी। और तब तो उसका गुस्सा और बढ़ गया जब उसकी नजर रौनक पड़ गई, जिसने बड़े प्यार से अभी को गोद में ले रखा था। देखो देखो भैया, कैसे चली जा रही है। मेरा मन कर रहा है अभी इसकी दोनों चोटी इसके हाथ में रख लूं। अभी अपने हाथ से इशारे करते हुए बोला तो रौनक ने जल्दी से उसे नीचे उतारा। अभी की नन्ही सी उंगलियां पकड़ी और ईसा के पास ले जाकर खड़ा हो गया। भैया, ये बंदर मुहा बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये खेलता कम है, चपड़ चपड़ जल्दी शुरू कर देता है। बकबकाहा कहेगा। ईसा अपनी आंखों को और बड़ा करते हुए बोली। हाँ, मैं बंदर मुहा तो तुम बिलैया मुटेड़ी। अभी अपनी उंगली ईसा की ओर करते हुए बोला। गधा उल्लू, मुर्गी नक चिपटा। कहते हुए ईसा ने अपना मुंह बना लिया। भैंसैया, बहरी, मोटकी, पतरकी। अभी उसको और चिढ़ाते हुए हंसने लगा। तुम्हारे रख दूंगी अभी, पवी लल्लू। अब तो ईसा का गुस्सा ब्रह्मांड पार कर चुका था।
आखिर अभी ने उसको मोटू पतलू जो बनाया था। उनकी इस लड़ाई के साक्षात दर्शन पाकर सारे बच्चे खिलखिला पड़े। इधर रौनक तो कभी अभी को देखता तो कभी ईशा को। अच्छा बस करो, अब दोनों में से कुछ नहीं बोलेगा। पता नहीं कब लड़ाई शुरू कर देते हो और कब सलाह कर लेते हो खुद ही। हो सकता है कुछ देर बाद मुझे देखने को मिले दोनों साथ खेल रहे हो तो हम। रौनक दोनों को आंख दिखाते हुए बोला। तुरंत ही अभी ईशा के पास भाग गया और जल्दी से बोला, भैया हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, अगर आप छोटा भाई बहन हम दोनों को दे दो तो। क्यों ईशा, सही है ना? हाँ भैया, पक्का वाला प्रॉमिस, कभी नहीं लड़ेंगे। फिर हम। ईशा मासूमियत से अपनी आंख पट करते बोले, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट और बड़े वाले हैं। का समझे सब, या फिर समझ गए तो फिर आप भी बड़े वाले हैं। रौनक मुंह फाड़े बस दोनों को देखता ही रहा। देखो, हो गई सुलह ना तुम दोनों में, और बकरा भी मुझे ही बना दिया। फिर अचानक से उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और वो भी हंस पड़ा। आद्या गार्डन में बैठी मजे से मीम्स स्कोर कर रही थी और खूब हंसी जा रही थी। बीच में गाना बज पड़ा। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। बड़े हैवी ड्राइवर निकले तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ड्राइविंग करनी आती भी है या बस ऐसे ही गाना सुन लो? आद्या ने तुरंत अपने बगल में देखा तो मानस मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। नहीं, सबसे ज्यादा ज्ञान और स्किल्स आपके ही पास है, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही हूँ। कहते हुए आद्या ने अपना मुंह फेर लिया। तुम गुस्सा भी होती हो? मानस भोलूराम बन के बोला। पर इससे पहले आद्या कुछ बोलती, जवाब भी खुद को मानस नहीं दे रहा। नहीं, गुस्सा भी आपको आता है, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही। और फिर खुद ही हंसने लगा। अब आद्या को चिढ़न होने लगी। उसने गुस्से में मानस का हाथ पकड़ा और उसी की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं आता तो क्या हुआ, आप सिखा देना ना। और इसकी इस अदा पे मानस एक बार फिर पिघल गया। उसने आद्या के सिर पे हाथ रखा और सहलाते हुए उसे अपने कंधे से टिका दिया। आदू भी खामोश सी उस लम्हे को महसूस करने लगी। कुछ देर बाद मानस चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मैंने पापा से बात की है। तो क्या बोले वो 1-2 दिन में आ रहे हैं किसी को मिस से मिसेज बनाने। लेकिन इतनी जल्दी? मम्मी और भाई को तो मैंने बताया ही नहीं। तो जान जाएंगे, वीर मना भी करेगा ना अगर, तो उसके मुक्का जमा के अपनी दुल्हन लेके भगा जाऊंगा। मानस अपना सीना तान के बोला, मान जी इधर देखो आप जरा। हाँ मेरी तरफ इधर। दुल्हन कोई मामूली नहीं है, अच्छे अच्छों के अपने आदू पादू तरीके से फेल कर देती हूँ, समझे क्या? हाँ हाँ, लेकिन मुझे हैंडल करना आता है, वो भी बहुत अच्छे से। मानस उसके गाल खींचते हुए बोला, लेकिन आद्या की बोलती अब बंद हो चुकी थी। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। बीते दिनों में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वानी जान रही थी कि उसे अपील की आदत लग रही है। न सिर्फ वीर की बल्कि महाजन फैमिली उसकी जान बन चुकी थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले और शाम को ऑफिस के बाद ही दोनों एक दूसरे से मिल पाते थे। शाम को वानी को हर हालत में वीर चाहिए ही होता था। वो कुछ बोलती नहीं थी, ना ही अपने एहसास बयां कर पाती थी, मगर हाँ, उसकी आंखों में सुकून साफ दिख जाता था। वीर भी जानता था इतनी जल्दी जो अपनी फीलिंग्स बता दे वो बानी राय ही कहाँ। अब तो रोज का ही था। वीर हमेशा उससे पहले उठता और सोती हुई बानी को जी भर के निहा लेता, जो उसके सीने में सिर छुपा के सोती थी। पर मजे तो ये थी कि अभी तक बानी को उस बात की कोई भनक ही नहीं। उस दिन संडे था। बानी का फोन बज रहा था। वीर वहीं सोफे पे बैठा कोई बुक पढ़ रहा था। उसने 1-2 बार बानी को आवाज भी दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ सोचकर उसने कॉल रिसीव करी। और लड़की, देख रहा हूँ तुझे बड़ी खुश रह रही है ना आजकल, इसलिए नहीं बोला था रे मैंने तू मेरे भतीजे से ब्याह कर। वीर उस आवाज की झटके में पहचान गया। अपने कान से फोन हटाकर कम से कम 2-3 बार स्क्रीन को देखा। शायद आज असलियत भी उसके सामने ही तैयार थी। आज कुछ बोली नहीं, जबान तो तेरी बंद नहीं रहती। वैसे सही भी है, पता है क्या, तेरी खामोशी बड़ा सुकून देती है इस तिरनेस को। इधर वीर चुपचाप किसी कहानी की तरह सब कुछ सुन रहा था, लेकिन अपने चाचा पर शक करना, सीधे शब्दों में कहा जाए तो सब कुछ उसके लिए पहेली बन चुकी थी। अरे मेन बात तो सुन, अपनी दोस्त से बात करी क्या तूने? तेरी जिगरी यार दच्छा, वही रौनक नंदा जिसके चक्कर में है। कैसी बात करेगी? 3 दिन से यहाँ तो सूखी पड़ी है, पर उसकी बातें मेरे को बड़ी पसंद आई। अगर ढूंढना चाहती है तो ये नंबर ट्रैक कर। वीर को उसके और सवालों का जवाब मिलता उससे पहले ही कॉल कट हो चुका था। अब उसके दिमाग में सिर्फ यही 4 नाम चल रहे थे, वानी, रौनक नंदा, दच्छा और
उसके चाचा, जिनकी वो तारीफें करते नहीं थकता था। वीर नीचे आया तो पानी रश्मि जी और आदू के साथ बैठी बातें कर रही थी। पानी, रौनक नंदा को तुम कैसे जानती हो? अगर जानती हो तो मुझे ले चलो उसके पास। पानी ने गौर किया। वीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखें पूरी लाल थी, जिस वजह से बानी तो क्या, रश्मि जी और आदू भी सहम गए थे। क्यों, क्या हुआ? बानी तो पूरा बोल भी नहीं पाई थी। सिर्फ हाँ या ना, वीर ने तेज आवाज से कहा। इस पर बानी ने सर हाँ में हिला दिया। वीर ने बानी का हाथ पकड़ा और कार में ले जाकर के बैठा दिया। गाड़ी अब उड़ान एसोसिएशन के सामने खड़ी थी। वीर ने हैरानी से बानी की ओर देखा तो उसने अपने पलके झपका दी और बोली, रौनक ही रौनक नंदा है। वीर कार का दरवाजा खोल अंदर को दौड़ा। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा बानी और रौनक पर ही आ रहा था। बानी भी जल्दी से उतरी और वीर के पीछे गई। सबसे ज्यादा तो वो ही कंफ्यूज थी, पर जब वो अंदर पहुंची तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्यों तोड़ा ट्रस्ट तुमने रौनक? सामने से बताते तो इतना बुरा नहीं लगता। वीर, जिसने अब तक रौनक की कॉलर पकड़ रखी थी, उसे छोड़। अब एक पंच रौनक के मुंह पर चढ़ दिया। अब देखते हैं वीर क्या करता है अपने चाचा के साथ। जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।